Good morning, 10th class. Let's continue with part 7 of chapter Federalism. Today we are going to talk about the amendment in the constitution. लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होती हैं, जो भी चेंजेज होती हैं, वो उसके लिए दो तरीके की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। एक होती है आपके लिए, आपको मैंने क्या बताया था, सिंपल मेजॉरिटी, और दूसरी होती है स्पेशल मेजॉरिटी। गॉट इट? तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे जो भी पावर प्रोवाइड की गई हैं स्टेट को, सेंट्रल को और पंचायती राज गवर्नमेंट को, बस में आ रही है ना, इन तीनों ही लेयर्स को जितनी भी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। बट फिर भी हमारा यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावर्स प्रोवाइड की गई हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो सेपरेट होने की डिमांड, कंट्री के यूनिटी को डिस्ट्रॉय ना कर सके, इसके लिए उनको अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रखा गया। फिर भी उनको इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड की गई है कि कैसे, ताकि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर प्रोवाइड करके क्लियरली। बस में फिर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। बस में आ रही है ना? तो इसलिए बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ, उनकी इंडिपेंडेंसी कैसे प्रोवाइड, कैसे सिक्योर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज हैं उसका अमेंड करना, उसको चेंज करना बड़ा आसान नहीं है। बहुत कम ऐसे लॉज हैं जिसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया। मैक्सिमम लॉज को स्पेशल मेजोरिटी की नीड होती है। मैं भी आपको बताऊंगा कि स्पेशल मेजोरिटी में सिंपल मेजोरिटी में डिफरेंस क्या है। अगर स्पेशल मेजोरिटी से ज़्यादातर लॉज पास हो रही है, इसका मतलब कि इंडिपेंडेंसी को ज़्यादा सिक्योर किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर को, पंचायती राज गवर्नमेंट के पावर को और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को। बस में आ रही ना? तो यही तो हमारे फेडरलिज्म का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। क्या कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट को रखा गया, फिर भी उनकी इंडिपेंडेंसी पूरी तरीके से सिक्योर है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उनके पावर को सिक्योर कर रखा है, उनके फ्रीडम को सिक्योर कर रखा है। बस में आ रही? तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है? तो अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है? एनी चेंजेज इन द एग्जिस्टिंग लॉज कॉल्ड अमेंडमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है, जो ऑलरेडी लॉज है, भाई लॉज होगा तभी तो उसमें चेंजेज होंगे। जब कोई लॉज है ही नहीं उसको तो फॉर्म किया जाएगा, उसको तो मेक किया जाएगा। बस में नहीं, चेंजेस किस में होती है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो इसलिए एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग लॉज कॉल्ड अमेंडमेंट। इसलिए मैं बताता हूँ, बोलता रहता हूँ आपको कि किसी भी वर्ड को समझने के लिए ना ज़्यादा डिटेल में और डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस में आ रही है ना? हमें क्या करना है कि भाई ठीक है, देख लो, इसको लर्न करने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत है। क्या है? एग्जिस्टिंग लॉज हो उसमें चेंज कर दो, अमेंडमेंट हो गया। बस में इसी को अमेंडमेंट कहते हैं। एंड दीज चेंजेस आर डन बाय द पार्लियामेंट। ये जो चेंजेज होती हैं वो कौन करता है चेंज? पार्लियामेंट के पास पावर है। याद रखना, कोर्ट के पास केवल उसे इंटरप्रेट करने का पावर है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? डिफाइन करने का पावर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कोई लॉ समझ में नहीं आ रहा तो कोर्ट उसे समझाएगी, उसे इंटरप्रेट कहते हैं। लेकिन लॉज बनाने का काम किसका है? मेकिंग ऑफ द लॉज पार्लियामेंट का। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर्स होते हैं। तो अमेंडमेंट के लिए, फॉर अमेंडमेंट द पार्लियामेंट नीड सम मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर्स के कुछ मेजोरिटी की नीड होती है। तो कितने तरीके की मेजोरिटी होती है? एक होता है सिंपल मेजोरिटी और सेकंड होता है स्पेशल मेजोरिटी। बस में आ रही है ना? सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि भाई जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, जितने भी मेंबर्स कहाँ पर प्रेजेंट है, जिस भी, ध्यान देना, कोई भी जब अमेंडमेंट बिल आता है ना, कोई भी जब अमेंडमेंट बिल आता है तो उसमें क्या होता है ना कि या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, या तो लोअर हाउस में या तो अपर हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कि जिसमें भी इंट्रोड्यूस हो रहा है उसमें जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 50% प्लस 1। इट मीन्स कि सपोज कि दिल्ली है, दिल्ली में सपोज कि 70, दिल्ली कोई मान के चलो कि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? 70। और प्रेजेंट सपोज किसी दिन, जिस दिन ये बिल आया दिल्ली में, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहाँ उस दिन लोग थे 60। अब कह रहा है इसका सिंपल मेजोरिटी किसे कहता है? 50% प्लस 1। तो 60%, 60 का 50 कितना हुआ? 30 और प्लस 1, यानी कि 31% एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए और सबके कंसेंट होने चाहिए। हाँ हाँ,
हाँ 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 सब कह दे, अपना वोटिंग दे दे येस के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, चेंजेज हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेज करने के लिए किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने बस एग्जांपल लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के लिए किसी लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल को पास किया जाए। ये कंपलसरी है, ये मस्ट है, पार्लियामेंट ही बिल इंट्रोड्यूस होगा, पार्लियामेंट में ही बिल इंट्रोड्यूस होगा, वहीं चेंज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती। बस में आ रही है ना। तो यहाँ पर आपकी जो बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की बात हो रही है, और ये मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मीन्स की पार्लियामेंट की बात हो रही है। मैंने बस आपको एग्जांपल लिया कि सपोज 70 मेंबर्स प्रेजेंट है तो उनका 50% होना, ठीक है, तो आप इसको एज ए एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन जो अमेंडमेंट बिल होते हैं वो सेंट्रल पार्लियामेंट में ही पास होता है। गॉट इट। अब आइए सेकेंड पॉइंट पर, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। तो ध्यान देना, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि नीड्स एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस। जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है ना, उसका आपके पास 2/3 पार्ट ऑफ मेजोर टोटल मेंबर्स होने चाहिए। जिस भी हाउस में सपोज कि पार्लियामेंट में पास हुआ है, सपोज कि पार्लियामेंट में मैं अराउंड मान लेता हूँ कि 500 मेंबर्स हैं, वैसे तो 543 आप सबको पता है। तो इसका कह रहा है 2/3, तो पहले क्या करेंगे हम, इसको 2/3 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो कितनी बारी में जाएगा, 181, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 362, यानी कि 362 मेंबर्स एट टाइम प्रेजेंट होने चाहिए। बस में आ रही है ना। और इन सब का कंसेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर ये लोग कंसेंट दे देते हैं, यस यस कह देते हैं, अपनी वोटिंग यस के फॉर्म में दे देते हैं, तो इसके बाद भी कितने लोग कंसेंट चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, जितने भी टोटल कितने स्टेट्स हैं हमारे पास 28, कम से कम हाफ यानी कि 14 स्टेट्स से भी ये पास होना चाहिए। यानी कि यहाँ से इतने लोग तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, इतने लोग वोट डालने ही चाहिए पार्लियामेंट से, तब जाके पास होगा। और फिर हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स से भी पास होने चाहिए, तब जा कर के। मैंने देखो स्पेशल मेजोरिटी बहुत टफ है। सिंपल मेजोरिटी में क्या हुआ कि पार्लियामेंट में किसी हाउस में लॉ इंट्रोड्यूस हुआ और जितने लोग प्रेजेंट थे उसका क्या हुआ, 50% +1 कर दिया, लॉ पास। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो 2/3 मेजोरिटी लेकर आओ, जब यहाँ से पास हो जाएगा तब 14 स्टेट्स के पास जाओ। तो लेंदी प्रोसेस है ना, इसलिए इनकी फ्रीडम और ज़्यादा सिक्योर हो जाती है कि मैक्सिमम जो लॉज हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से ही इंडिया में पास की जाती हैं, पार्लियामेंट में पास की जाती हैं। बात समझ आ रही है ना। तो ये तो रहा सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में डिफरेंसेज, और इस तरीके से इंडिया में अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। याद रखना, जो भी लॉज पास होती है ना, जुडिशरी के पास काम क्या होता है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और प्रोसीजर हैं वो बिल्कुल एज इट इज क्या हो, इम्प्लीमेंट हो। बस में इसलिए कोर्ट क्या करती है, गवर्नमेंट को ऑर्डर देती रहती है कि भाई आपने ये लॉज सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन का पावर किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास। अगर ये लोग इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट उनको ऑर्डर देते हैं। इसलिए जुडिशरी हमारे यहाँ बहुत क्या है, पावरफुल है, वो गवर्नमेंट को ऑर्डर देती रहती है। एनी केस रिलेटेड टू द डिविजन्स ऑफ पावर, और किसी भी पावर जो डिवाइड किया गया उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही डिसीजन लिया जा सकता है और किसी कोर्ट में नहीं। बात आ रही समझ में ना। तो ये जुडिशरी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फेडरलिज्म में। तो जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तीनों के बहुत बड़े रोल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के लिए। बात आ रही समझ में। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में फेडरलिज्म रन होता है। आ रही समझ में। तो थैंक्स फॉर द टुडे, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉट इट। चलिए, थैंक यू।